हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका थैंक्स ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। कल हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने लैमार्क थ्योरी पढ़ी थी, उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था मैंने। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका अगेंस्ट में दूसरा वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा। अब डार्विन्स थ्योरी क्या थे? डार्विन्स क्या, उन्होंने भी कुछ ऑब्जर्वेशंस किए थे और कुछ कंक्लूजन्स दिए थे। तो डार्विन क्या करते थे, आइलैंड से आइलैंड पे वो क्या करते थे, एक नेचुरलिस्ट थे। डार्विन वॉज अ नेचुरलिस्ट एंड ही वॉज अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ नेचुरलिस्ट। वो एक नेचुरलिस्ट ग्रुप के मेंबर भी थे, इसलिए आइलैंड टू आइलैंड वो टहलते रहते थे। तो कई आइलैंड्स पे जब वो टहले तो उन्होंने कई सारी वेराइटीज या डाइवर्सिटीज देखी। ही सॉ द ग्रेट डाइवर्सिटीज। डाइवर्सिटीज मतलब कई तरह के प्लांट्स, कई तरह के एनिमल्स उन्होंने देखे, ठीक है। और कई सारी ऑब्जर्वेशंस उन्होंने करी। उनमें जो प्लांट्स और एनिमल्स देखे उनमें कई तरह की ऑब्जर्वेशंस करी, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस उन्होंने एक बुक पब्लिश करी जिसका नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। उनकी बुक का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। अपने जो ऑब्जर्वेशंस हैं और कंक्लूजन्स हैं उस बुक में उन्होंने पब्लिश किए, और इसी को डार्विनिज्म कहा गया। और इसका बेसिस उन्होंने बताया कि इट इज अ नेचुरल सिलेक्शन, यानी नेचर सिलेक्ट करती है कि कौन सरवाइव करेगा कौन नहीं, ठीक है। इसलिए इनकी थ्योरी क्या कहा जाता है, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब उनके कुछ फैक्ट्स थे जिसके बेसिस में उन्होंने अपनी थ्योरी को डिस्क्राइब किया था। फर्स्ट फैक्ट क्या है, ओवर प्रोडक्शन। आप जानते हैं जितने भी प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं, फर्स्ट फैक्ट क्या है, ओवर पॉपुलेशन या ओवर प्रोडक्शन। यहां पे ओवर प्रोडक्शन कर दीजिए, ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन, ठीक है। तो ओवर प्रोडक्शन क्या है, ओवर प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सारे के सारे अपनी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि उनकी रेस कंटिन्यू रहे। जितने भी प्लांट्स एनिमल्स हैं सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि उनकी रेस कंटिन्यू रहे, ठीक है। और यह भी माना जाता है कि जितने ज्यादा इंडिविजुअल होंगे सर्वाइवल के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। जितने ज्यादा पॉपुलेशन होगी सर्वाइवल के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। अगर मान लीजिए पॉपुलेशन कम होती है तो एक्सटिंक्शन के चांसेस रहते हैं। जैसे आप रिसेंटली आपने देखा होगा स्पैरो वगैरह या कई सारी बर्ड्स एक्सटिंक्ट हो गई क्योंकि उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो गई। यानी पॉपुलेशन अगर ज्यादा है तो सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा हैं और कम है तो सर्वाइवल के चांसेस कम है, ठीक है। एग्जाम्पल्स उन्होंने क्या दिए, सबसे अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने दिया था ऑयस्टर्स का, ठीक है। ऑयस्टर्स जो होती हैं एक बार में 60 to 80 मिलियन एग्स ले करती हैं, यानी 60 to 80 मिलियन अंडे देती हैं वो एक बार में। अगर सारे के सारे सरवाइव कर जाएं, हैचिंग के बाद जो उनमें इंडिविजुअल्स निकलेंगे सारे के सरवाइव कर जाएं, तो जो अर्थ है वो पूरी की पूरी शेल से भर जाएगी कुछ जनरेशंस के बाद। ऑयस्टर्स के अगर सारे के सारे जो इंडिविजुअल्स हैं वो सरवाइव कर जाएं तो कुछ जनरेशंस के बाद पूरी की पूरी अर्थ जो है ऑयस्टर्स के सेल से भर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर उन्होंने एक एग्जांपल और दिया पैरामीशियम का। पैरामीशियम के बारे में उन्होंने बताया कि पैरामीशियम 48 आवर्स में 3 टाइम्स डिवाइड करता है, यानी 48 घंटे में 3 बार डिवाइड करता है। तो अगर इसकी इस डिवीजन स्पीड को देखा जाए तो क्या रिजल्ट निकलता है कि अगर सारे के सारे पैरामीशियम सरवाइव कर जाएं तो लगभग जो अर्थ का मास है उसका 10,000 टाइम्स इनका मास हो जाएगा, ठीक है। अगर सारे के सारे सरवाइव कर जाएं तो उनका जो नंबर होगा इट वुड बी इक्वल टू 10,000 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सारे सरवाइव कर ही नहीं पाते हैं, उनको वो कंडीशंस नहीं मिलती हैं जिनमें वो सरवाइव कर सकें। अब उन्होंने फिर एक और एग्जांपल दिया एलिफेंट का। एलिफेंट का अगर हम लाइफ स्पॉन देखें या मैक्सिमम लाइफ देखें तो 90 ईयर्स होती है और वो स्लोवेस्ट ब्रीडर्स में माना जाता है। स्लोवेस्ट ब्रीडर यानी 90 ईयर्स में उसके जो इंडिविजुअल्स ऑफ स्प्रिंग्स आती हैं वो सिर्फ 6 होती हैं, यानी 6 बच्चे पैदा करता है सिर्फ 90 ईयर्स में वो, तो इसलिए स्लोएस्ट ब्रीडर है। तो अगर वो सारे सर्वाइव कर जाएं तो क्या हो सकता है, अगर वो इफ ऑल सर्वाइव देन
750 ईयर्स यानी लगभग 750 साल के बाद 19 मिलियन एलिफेंट्स हो जाएंगे। 750 साल के बाद 19 मिलियन एलिफेंट्स हो जाएंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि सारे के सारे वो सरवाइव कर जाएं, उनमें से कई ऐसे होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब निकला कि रेट ऑफ रिप्रोडक्शन कुछ भी हो, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन कुछ भी हो नेचुरल कंडीशन में, लेकिन जो नेचुरल किसी भी एक स्पेसिफिक स्पीशीज का जो नंबर रहता है वो कांस्टेंट रहता है। इसलिए कभी भी कोई भी ओवर पॉपुलेटेड स्पीशीज नहीं होती है। ये था इनका फर्स्ट पॉइंट, ओवर प्रोडक्शन। अब सेकंड पॉइंट में आइए। सेकंड है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस यानी अपने एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करना। इसमें क्या होता है, आप जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म तो मल्टीप्लाई करते हैं यानी रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, चाहे जितनी कर लें, लेकिन अर्थ पे जितना स्पेस और फूड अवेलेबल है उतना ही रहेगा। अर्थ का स्पेस तो बढ़ नहीं जाएगा, पॉपुलेशन चाहे जितनी भी हो जाए, लेकिन स्पेस और फूड लिमिटेड ही रहेगा। ठीक है, इससे क्या होता है, जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल होने लगता है। पहले जाएं पहले पाएं, या इस तरह का स्ट्रगल होने लगता है, या फिर प्लेस के लिए स्ट्रगल, रहने खाने के लिए स्ट्रगल होने लगता है, कई चीजों का स्ट्रगल होने लगता है उनमें। और इसमें क्या होता है, इस स्ट्रगल जब स्टार्ट होता है, इस स्ट्रगल के ड्यूरेशन में एक इंटेंस कंपटीशन शुरू हो जाता है। डिफरेंट स्पीशीज में हो सकता है या हो सकता है सेम स्पीशीज में, यानी कई सारी स्पीशीज में एक इंटेंस कंपटीशन रहने और खाने के लिए स्टार्ट हो जाता है, यानी फूड और शेल्टर के लिए स्टार्ट हो जाता है। ये विद इन द स्पीशीज होता है या इसके एक स्पीशीज के बाहर भी हो सकता है। ठीक है, अगर सेम स्पीशीज में होता है तो उसको इंट्रा स्पेसिफिक कहते हैं। अगर कंपटीशन सेम स्पीशीज में हो तो इंट्रा स्पेसिफिक कहते हैं, और डिफरेंट स्पीशीज में हो तो इंटर स्पेसिफिक कहते हैं। जैसे आप देखते हैं कि अगर फॉरेस्ट में आप जाएं तो जो टाइगर होता है या लॉयन होता है, उनका एक स्पेसिफिक एरिया होता है, उस एरिया में दूसरा कोई मेल लॉयन नहीं आ पाता है। ठीक है, तो वो मार्क करके रखते हैं इस चीज को, आता है तो लड़ाई करनी पड़ती है, तो जो कमजोर पड़ता है उसको छोड़ के जाना पड़ता है, कुछ ऐसा वहां पे चलता है। तो स्ट्रगल तो वहां पर भी हो रहा है। तो इसी तरीके से सेम स्पीशीज में हुआ, अब डिफरेंट स्पीशीज में, मान लीजिए एक जंगल में कोई एक स्पेसिफिक प्लेस है, वहां पर डियर्स हैं कई सारे, लेकिन एक ग्रुप पहुंच जाए लॉयंस का या टाइगर्स का, तो सारे डियर वहां से भाग जाएंगे छोड़ के, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कौन होगा, लॉयन होंगे या टाइगर्स होंगे। ये आपका इंटर स्पीशीज हो गया, क्योंकि डिफरेंट स्पीशीज में है। तो ये हुआ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, फॉर फूड एंड शेल्टर। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या आता है, वेरिएशन का। थर्ड पॉइंट क्या आया, वेरिएशन का। अब पहली बात, वेरिएशन क्या है, आप देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी दो इंडिविजुअल एक ही तरह के नहीं होते हैं एक्सेप्ट ट्विंस। ट्विंस में भी कई सारे डिफरेंसेस होते हैं, फिजिकली आप ऑब्जर्व ना कर पाए वो दूसरी बात है, लेकिन कई सारे डिफरेंसेस होते हैं। जैसे उनके फिंगरप्रिंट्स आपको मैच नहीं करेंगे, हो सकता है ब्लड भी डिफरेंट हो। ठीक है, कई सारे डिफरेंसेस उनमें होते हैं। तो इस तरह की जो डिफरेंसेस आपको देखने को मिल रहे हैं दो इंडिविजुअल्स के बीच में, उसे वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, अगर वेरिएशन ना हो तो चेंजेस नहीं होंगे, अगर वेरिएशन ना हो तो चेंजेस नहीं होंगे, और चेंजेस नहीं होंगे तो इवोल्यूशन नहीं होगा। यानी आप कह सकते हैं कि वेरिएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इवोल्यूशन के लिए। जैसे कहा जाता है कि एप्स से हम इवॉल्व हुए, तो एप्स की क्या कंडीशन थी और हमारी क्या कंडीशन है इस समय, दोनों में आप देखेंगे काफी ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो जनरेशन टू जनरेशन या टाइम टू टाइम उनमें कुछ वेरिएशंस आई, तब जाके मॉडर्न मैन का फॉर्मेशन हुआ है। अब वेरिएशंस क्या होती हैं, दे अपीयर इनटू द प्रोजेनी, यानी अगर किसी भी इंडिविजुअल की नेक्स्ट जनरेशन है तो वेरिएशन जेनेटिकली उनमें भी ट्रांसफर होती है। ठीक है, और वेरिएशन दो तरह की होती हैं, एक हार्मफुल होती है और एक बेनिफिशियल या एडवांटेजियस होती है। हार्मफुल वेरिएशन जो नेक्स्ट सक्सेसर होगा या ऑफस्प्रिंग होगी उसको वीकर करेंगी, जिससे कि एक स्टेज आएगी कि वो क्या होगा, रूट आउट या फिर रिमूव हो जाएगा उस
पर्टिकुलर प्लेस से, ठीक है। हार्मफुल वेरिएशन सक्सेसर को या ऑफस्प्रिंग को वीक करती हैं, जिससे कि वो रिमूव हो जाता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। और जो बेनिफिशियल वेरिएशन होती हैं वो सक्सेसर या ऑफस्प्रिंग को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे कि उसमें और ज्यादा कैपेसिटी आती है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के लिए, और वो सक्सेसफुल रहता है उसमें। तो ये था वेरिएशन का इफेक्ट। अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये फोर्थ फैक्टर है उनका। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट फोर्थ फैक्टर है। अब फोर्थ फैक्टर में कि ड्यूरिंग द स्ट्रगल ऑफ एक्सिस्टेंस ओनली दोज सर्वाइव विच हैव बेनिफिशियल एडॉप्टेशन और वेरिएशन। मतलब स्ट्रगल, जो लाइफ का स्ट्रगल है या स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है, उसमें वही सर्वाइव करते हैं, उसमें वही सर्वाइव करते हैं जिनमें बेनिफिशियल एडॉप्टेशंस होती हैं। किसी भी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के लिए अपने आप को एडॉप्ट कर ले रहे हैं, वहां पे सर्वाइव इजीली कर ले जा रहे हैं, ठीक है। तो वही स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में सर्वाइव कर पाते हैं। और जो इंडिविजुअल जिनमें ये बेनिफिशियल एडॉप्टेशंस नहीं होती हैं, दे आर रूटेड आउट, वो रिमूव हो जाते हैं, वहां से भाग जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसी प्रोसेस को उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन कहा, इसी प्रोसेस को नेचुरल सिलेक्शन कहा, और इसी को कहा उन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सबसे ज्यादा फिट होगा वही सर्वाइव करेगा, अदरवाइज नहीं। अब इसमें एक टर्म आता है स्पेसिएशन। स्पेसिएशन क्या है? ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज बाय ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड स्पेसिएशन। यानी किसी न्यू स्पीशीज की जो ओरिजिन हो जाए थोड़े थोड़े चेंजेस को लेके ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन से, वो प्रोसेस क्या होता है? स्पेसिएशन होता है, ठीक है। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल एक मैनचेस्टर में 1850 में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुई थी, उसके ड्यूरेशन का एक एग्जांपल दिया जाता है मॉथ का। MOTH एक तरह का इंसेक्ट होता है, और इसकी दो वैरायटी वहां पे प्रेजेंट थी उस समय। दो वैरायटी में क्या थी कि एक वैरायटी थी वन विद लाइट कलर्ड विंग्स, यानी एक था जिसमें विंग्स लाइट कलर थी और डॉटेड थी, ठीक है, डॉटेड स्पॉट्स थे उसमें। और उसके बाद कुछ हाउसेज और प्लांट्स थे वहां के आसपास मैनचेस्टर में, जो उसके विंग्स के कलर थे, तो इजीली वो उसमें छुप जाता था। अगर उस पर बैठता था तो पता नहीं चल पाता था कि वो इंसेक्ट ट्रीज या हाउसेज पे बैठा हुआ है, उसका ऐसा कलर था। और दूसरी जो वैरायटी थी उस मॉथ की, वो डार्क कलर थी, उसके विंग्स जो थे वो डार्क कलर के डॉट्स लगे हुए थे उसमें, इसलिए वो जहां भी बैठा था इजीली आइडेंटिफाई हो जाता था, क्योंकि कलर डार्क था। इसलिए उसको, जो डार्क कलर के विंग्स वाला मॉथ था, उसको बर्ड्स ज्यादा खा लेती थी, और उनका जो नंबर था, पॉपुलेशन थी, वो कम थी। ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के पहले की बात है मैनचेस्टर में। उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो क्या इफेक्ट पड़ा? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद उसमें क्या हुआ कि पोल्यूशन बढ़ा। आप जानते हैं कई सारी इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें एयर पोल्यूशन बढ़ता है, और एयर पोल्यूशन बढ़ा तो सूट वगैरह निकलते हैं। सूट मतलब जैसे धुएं वगैरह इस तरह के, या फिर SPM निकलता है, सब्सटेंस पार्टिकुलेट मैटर, जो जगह जगह पे जम जाते हैं, चाहे हाउसेज हो चाहे ट्रीज हो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि ये जो सूट निकले या जो पोल्यूशन हुआ, उसकी वजह से जो लाइकेंस थे उनकी डेथ हो गई, लाइकेंस थे उनकी डेथ हो गई, और ट्री का जो बार्क था वो ओपन हो गया, जो कि डार्क कलर का था। तो अब उल्टा हो गया, ठीक है। उल्टा क्या हुआ? इट हेल्प द डार्क वैरायटी ऑफ टू हाइड। जो डार्क वैरायटी के जो आपके मॉथ थे उनको हाइड करने में ये हेल्प करने लगा, ठीक है, जिससे वो बर्ड से इजीली विजिबल नहीं होते थे, बर्ड को इजीली विजिबल नहीं होते थे। और उल्टा हो गया, जो लाइट कलर के मॉथ थे, अब प्लांट डार्क हो गया तो लाइट कलर के जब भी बैठते थे इजीली विजिबल हो जाते थे, इसलिए बर्ड्स उनको फीड करने लगी, और धीरे धीरे लाइट कलर्ड के मॉथ की पॉपुलेशन कम होने लगी। और जो डार्क कलर के मॉथ थे वो ट्रीज के कलर में छिप जाते थे और इजीली विजिबल नहीं होते थे बर्ड्स के, इसलिए उनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगी। यानी आप क्या कहेंगे कि इसमें जो डार्क कलर का मॉथ था, इट सर्वाइव्ड बेटर देन द लाइट कलर्ड मॉथ। क्या हुआ? किस भी तरीके से हुआ, लेकिन नेचर में थोड़ा सा चेंज हुआ, और उसके बाद एक जो दूसरी स्पीशीज थी वो सर्वाइव कर गई, और जो पहले सर्वाइव कर रही थी उसकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गई। ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं ये उन्हीं मॉथ्स का है जिसका एग्जांपल मैंने लास्ट में दिया था। तो इनका जो साइंटिफिक नेम है वो है बिस्टन बिटुलेरिया। बिस्टन बिटुलेरिया,
ठीक है। तो इसमें जो लेफ्ट साइड में डायग्राम बना हुआ है ए और बी वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले का है, और जो सी डायग्राम बना हुआ है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद का डायग्राम है। तो आप देख रहे होंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले जो लाइट कलर का मॉथ है उसकी पॉपुलेशन ज्यादा थी, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो डार्क कलर का मॉथ था उसकी पॉपुलेशन ज्यादा हो गई, क्योंकि लाइट कलर के मॉथ को बर्ड्स ने ज्यादा फीड किया। तो इसी को एक्सप्लेन किया था डार्विन ने। तो ये सारे एक्सप्लेनेशन थे आपके डार्विनिज्म के। डार्विन एक चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, वो क्या था कि वेरिएशन के सोर्सेस क्या हैं। उन्होंने वेरिएशन के बारे में बताया तो, लेकिन उन्होंने वेरिएशन के सोर्सेस के बारे में नहीं वो बता पाए कि वो सोर्सेस हैं क्या जिससे वेरिएशंस आती हैं। लेकिन आप जानते हैं कि इस समय जो मॉडर्न जेनेटिक्स है उसने वेरिएशन को बताया है। वेरिएशन को बता के उसके बाद जो आपकी ओरिजिनल थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन थी उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, ओरिजिनल थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन थी जो डार्विन की थी, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसको नियो डार्विनिज्म नाम दे दिया। ठीक है, और जो डार्विन का वर्क था वो तो काफी एप्रिशिएबल भी था, इसीलिए उनको फादर ऑफ इवोल्यूशन भी कहा जाता है। फादर ऑफ इवोल्यूशन भी कहा जाता है। ये था आपका डार्विनिज्म। नेक्स्ट टर्न पे हम ह्यूमन एवोल्यूशन पढ़ेंगे। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, आंसर आपको जरूर मिलेगा।